स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th में बिजनेस स्टडी के चैप्टर 1 में कॉमर्स विषय के बारे में पढ़ेंगे कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स, इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है। कॉमर्स refers to all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer. There will be no use of producing goods unless and until these goods reach the ultimate consumer. Goods are produced at one place and consumers are scattered at different places. यहाँ पर यह बताया गया है कि कॉमर्स के में वो सभी एक्टिविटीज़ आती हैं जिनका गुड्स या सर्विसेज के कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूशन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। इसमें जो भी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनके द्वारा प्रोड्यूसर के द्वारा जो गुड्स प्रोड्यूस किया गया है, उस प्रोड्यूस किए गए गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जिन भी सर्विसेज की ज़रूरत होती है वे सभी कॉमर्स में शामिल की जाती हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार की हैं, जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये इस प्रकार की सर्विसेज हैं जो सर्विस सेक्टर में आती हैं, परंतु इनका उपयोग कॉमर्स के लिए भी किया जाता है। इसमें जो आइटम मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कंज्यूमर तक किया जाना शामिल होता है। इसके अलावा वेयर हाउस भी इसके अंतर्गत आते हैं। वेयर हाउसेस के द्वारा जो गुड्स प्रोड्यूस किया गया है उसको स्टोर करके रखा जाता है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से मार्केट में सप्लाई किया जाता है। इसके बाद में बैंक की भी इम्पॉर्टेंस होती है, जिसमें कि पैसे का ट्रांजैक्शन एक जगह से दूसरे जगह करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कॉमर्स में वे सभी एक्टिविटीज़ शामिल की जाती हैं जिनका गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कॉमर्स या रोल ऑफ कॉमर्स। यहाँ पर जब कॉमर्स की बात की जाती है तब इसमें दो चीज़ों को शामिल करते हैं, दो पॉइंट होते हैं। फर्स्ट है ट्रेड और दूसरा होता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो ट्रेड क्या होता है इसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं, ये पहले की क्लासों में आपने इसको पढ़ा है कि ट्रेड का मतलब होता है सेल और परचेस करना। तो बाइंग ऑफ गुड्स और सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड। यहाँ ट्रेड कितने प्रकार का होता है इसकी भी जानकारी आपको पहले से ही है कि हमने इसी चैप्टर में भी उसे पढ़ा है और लास्ट ईयर की क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं कि ट्रेड दो प्रकार का होता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर सेल परचेस होता है, जबकि एक्सटर्नल ट्रेड में एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में ट्रेड की प्रोसेस की जाती है। इसके बाद में ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है, अभी आपको बताया। ऑक्सिलरी टू ट्रेड में वो सर्विसेज आती हैं जिनकी मदद से ट्रेड को कार्य करने में मदद मिलती है, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग को शामिल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि कॉमर्स में इन सब का क्या फंक्शन होता है, यानी कि ये जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं इसका बिजनेस एक्टिविटीज़ का कॉमर्स में क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला है इसमें हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेस में दो प्रकार के लोग होते हैं। सबसे पहला वे लोग जो कि सर्विसेज या गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। दूसरे कैटेगरी में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं, उनको अपने उपयोग में लेते हैं। हम ऐसे ग्रुप को, ऐसे लोगों को कंज्यूमर कहते हैं। तो हर व्यक्ति एक कंज्यूमर होता है क्योंकि वो बहुत सारी सर्विसेज और गुड्स का यूज़ करता है। अब हम यहाँ ये देख सकते हैं कि हम अपने रियल लाइफ में किसी भी प्रोड्यूसर को नहीं जानते। जैसे कि जिस कंपनी ने साबुन बनाया, जिस भी कंपनी का हम साबुन यूज़ करते हैं, क्या हम उस कंज्यूमर के होते अपने आप को कंज्यूमर माने अगर, तो क्या हम कंज्यूमर होते हुए उस प्रोड्यूसर से डायरेक्ट संपर्क करते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में गुड्स की सप्लाई कैसे होगी, इसके लिए ट्रेडर्स के द्वारा
माल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में, यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से जो ट्रेडर्स हैं वो लोगों की इस समस्याओं को दूर करने का कार्य करते हैं कि गुड्स को सेल कैसे किया जाए, और कंज्यूमर की प्रॉब्लम होती है कि गुड्स को परचेज कैसे किया जाए, कहाँ से मिलेगा, और जो प्रोड्यूसर है वो सोचता है कि माल को कैसे बेचूं, गुड्स को कैसे सेल करूं। तो ट्रेडर इस कार्य में उनकी मदद करते हैं। सेकंड है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस वेयरएज कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी गुड्स के प्रोड्यूसर के द्वारा किसी एक स्थान पर अपना एक फैक्ट्री को लगाया जाता है जहां पर उसके द्वारा गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन उस गुड्स के जो कंज्यूमर्स हैं वे दुनिया भर में फैले हुए होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक दूसरी समस्या होती है, उनका अलग अलग जगह पर होना। तो इस समस्या को दूर करने के लिए ट्रांसपोर्ट सेगमेंट का इम्पोर्टेंस होता है। कॉमर्स का ट्रांसपोर्ट सेगमेंट इस समस्या को दूर करता है और उसके ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हम प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए माल को यानी गुड्स को हम पूरी दुनिया भर में सप्लाई करते हैं और इस प्रकार से कंज्यूमर या कस्टमर तक उस गुड्स को पहुंचाने का कार्य किया जाता है। यदि ट्रांसपोर्टेशन न हो तो फिर इस स्थिति में गुड्स की सप्लाई करना संभव नहीं होगा। थर्ड है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। कुछ गुड्स इस प्रकार के होते हैं जो कि सीजनल प्रोडक्शन इनका होता है, परंतु उनकी डिमांड पूरे साल भर बनी रहती है। जैसे कि हम देख सकते हैं गेहूं, चावल, दाल वगैरह, इनका प्रोडक्शन किसी खास मौसम में ही होता है। जैसे कि गेहूं सर्दी के दौरान बोए जाते हैं और गर्मी के समय काटे जाते हैं। चावल बारिश की शुरुआत में बोया जाता है और उसके बाद में बारिश खत्म होने के बाद इसकी फसल तैयार हो जाती है। इसी प्रकार से दालों के संबंध में भी होता है, परंतु हम जानते हैं कि हमारे घर में दाल, चावल और गेहूं वगैरह का उपयोग पूरे वर्ष भर किया जाता है। तो यहाँ पर एक बड़ी समस्या उत्पन्न होती है कि जिन आइटम को या जिन गुड्स को कुछ खास समय पर ही प्रोड्यूस किया जाता है, उनकी सप्लाई पूरे वर्ष भर कैसे की जाए। तो इस समस्या का हल करने के लिए वेयर हाउसिंग सिस्टम जो कॉमर्स में है वो इस समस्या को दूर करने का कार्य करता है। वेयर हाउसेस की सर्विसेज के द्वारा हम इस टाइम की हिंड्रेंस या बाधा को दूर करते हैं। यहाँ पर जो हमारे वेयर हाउसेस होते हैं वे भी गुड्स या कमोडिटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कि जो हमारे ऐसे आइटम है जिसमें कि आग लगने की संभावना होती है, उनको सुरक्षित रखने के लिए हम फायर प्रूफ वेयर हाउसेस का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से खराब हो जाने वाले आइटम को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आलू वगैरह का रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर एक्सचेंज से मतलब है करेंसी एक्सचेंज, यानी कि सेलर और बायर गुड्स और प्रोड्यूस और सर्विसेज का जब प्रोडक्शन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करते हैं तो बदले में उसके उन्हें पैसा चाहिए होता है, यानी कि यहाँ पर करेंसी के एक्सचेंज की बात होती है। तो जब प्रोड्यूसर के द्वारा होल सेलर को अपने गुड्स को सप्लाई किया जाता है तो बदले में उससे वो पैसा चाहता है। तो यहाँ भी वही समस्या है इस स्थान की, वे दोनों आमने सामने नहीं होते हैं। तब ऐसी सिचुएशन में उनकी इस समस्या को दूर करने का कार्य बैंकों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर एक्सचेंज यानी कि करेंसी पे एक्सचेंज की समस्या को हल करने के लिए बैंकिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। बैंक बायर्स और सेलर्स के बीच में पैसे को लेन देन करने का कार्य करने में मदद करते हैं। इसके अलावा बिजनेसमैन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैसा भेजने का कार्य भी बैंकों के द्वारा बैंक ड्राफ्ट चेक के द्वारा किया जाता है। बैंक के द्वारा बिजनेसमैन की ज़रूरत के लिए उसको लोन देने का कार्य भी किया जाता है, क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है और बैंक गारंटी भी प्रोवाइड कराने का कार्य करते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल ट्रेड की कंडीशन में बैंकों के द्वारा
लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू किए जाते हैं और फॉरेन करेंसी भी पेमेंट करने के लिए अवेलेबल कराई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। यहाँ पर बिजनेस में कई प्रकार के रिस्क हो सकते हैं, कई प्रकार की हानि होने के खतरे होते हैं, जिन्हें दूर करने के लिए बिजनेसमैन के द्वारा इंश्योरेंस कराया जाता है। इस इंश्योरेंस की सुविधा के लिए बिजनेसमैन बिजनेस में होने वाले किसी भी जोखिम के बचाव कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे आग लग जाना, चोरी हो जाना, जल जाना या फिर सामान का गुम जाना, इस प्रकार की स्थिति में किसी भी प्रकार की अगर हानि होती है तो इंश्योरेंस सेक्टर बिजनेस के इस रिस्क को कम करता है और जो भी नुकसान होता है उसका कंपेंसेशन देता है। ये जो नुकसान है ये ट्रांजिट के दौरान यानी यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के संबंध में भी हो सकता है, गोडाउन में रखे हुए स्टोरेज में भी हो सकता है, आग लगने से भी हो सकता है, और जैसे कि बारिश के दौरान जगह जगह बाढ़ आती है तो बाढ़ यानी फ्लड के कारण भी हो सकता है और बारिश में भीग जाने के कारण भी हो सकता है। और इसके बाद में है सिक्स्थ पॉइंट हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। कंज्यूमर और बायर को किस प्रकार से गुड्स का उपयोग किया जाना चाहिए ये मैन्युफैक्चरर को बताने की समस्या होती है। इस कार्य के लिए मैन्युफैक्चरर के द्वारा एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट करके कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट में क्या क्या विशेषता है, उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए, उसको उपयोग करने का सही तरीका क्या होता है, इसकी जानकारी अवेलेबल कराई जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कॉमर्स के क्या फंक्शंस होते हैं, कॉमर्स के क्या कार्य होते हैं। तो कॉमर्स के द्वारा लोगों की बाधाओं को दूर किया जाता है, स्थान की बाधाओं को दूर किया जाता है, टाइम की बाधाओं को दूर किया जाता है, करेंसी एक्सचेंज की बाधाओं को दूर किया जाता है, रिस्क जो है उनको इंश्योरेंस के द्वारा रिमूव किया जाता है और लास्ट में नॉलेज की बाधा को दूर किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। इस प्रकार से कॉमर्स कार्य करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, यानी कॉमर्स को किस प्रकार से समझा जाए। तो इसके लिए बताया गया है कि कॉमर्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है ट्रेड और सेकंड है एड्स टू ट्रेड। यहाँ पर ट्रेड के बारे में हम पहले भी से कुछ जानकारी रखते हैं, आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है और अभी हम कुछ पहले आपको बता भी चुके हैं। तो ट्रेड के बारे में, तो ट्रेड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड मतलब व्यापार, व्यापार कॉमर्स का एक आंतरिक भाग होता है जिसमें कि बाइंग और सेलिंग की जाती है गुड्स और सर्विसेज के लिए। यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब हम किसी भी बिजनेस की बात करते हैं तो मोस्टली हमारे दिमाग में गुड्स के यानी माल के बारे में बात आती है, जबकि सर्विस सेक्टर का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। और हम अब कॉमर्स के स्टूडेंट के रूप में जब इस बारे में विचार करें कि बिजनेस की बात हुई या ट्रेड की बात हुई तो हमें ये चीज़ जरूर दिमाग में आनी चाहिए कि हमें यहाँ पर मतलब गुड्स और सर्विसेज दोनों से निकालना है। और इसको याद रखने के लिए आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे देश में एक नया कानून लगाया गया है जिसका नाम है GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये आपको इस बात को याद रखने में मदद करेगा कि किन चीज़ों का ट्रेड किया जाता है। तो गुड्स और सर्विसेज दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों ही इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। कॉमर्स में मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर दो अलग अलग ग्रुप होते हैं जिनके द्वारा इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। मैन्युफैक्चरर के द्वारा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है और कंज्यूमर्स के द्वारा इन गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। इस कार्य को करने के लिए कुछ बाधाएं होती हैं। कंज्यूमर भारत और भर के अंदर हम देख सकते हैं पूरे फैले हुए हैं, बड़े दूर दूर तक हमारी आबादी है, जंगलों में भी मौजूद हैं लोग, लेकिन मैन्युफैक्चरर को कुछ खास जगहों पर ही अवेलेबल होते हैं। तो उनका माल दूसरी जगहों तक कैसे जाएगा, उनकी सर्विसेज दूसरों तक कैसे पहुंचेगी, इस कार्य में मदद करते हैं ट्रेडर्स या व्यापारी। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे आसपास जो भी मार्केट होता है वहाँ पर ट्रेडर्स ही ट्रेडर्स दिखाई देते हैं, उनके द्वारा गुड्स और सर्विसेज की सेलिंग की जाती है और हम उन्हें परचेस करने का कार्य करते हैं, उन्हें खरीदते हैं। तो इस प्रकार से
मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में ट्रेडर वो लिंक होता है जो कि दोनों के बीच में कनेक्शन स्थापित करता है, उनको एक दूसरे से मिलाता है। ट्रेडर के द्वारा मैन्युफैक्चरर का जो गुड्स है उसे कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है और कंज्यूमर से उसकी कीमत वसूल करके मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाई जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रेडर के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे बाउंड्रीज के आधार पर दो भागों में बांट के देख सकते हैं। फर्स्ट होता है इंटरनल ट्रेड और सेकंड है एक्सटर्नल ट्रेड। तो जब इंटरनल ट्रेड की बारी आती है तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जब किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में गुड्स और सर्विसेज की सेल एंड परचेस किया जाता है, बाइंग एंड सेलिंग की जाती है, तो इसे हम होम ट्रेड या इंटरनल ट्रेड कहते हैं। जबकि एक कंट्री की बाउंड्री के बाहर जब माल को बेचा खरीदा जाता है तो उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। यहाँ जब इंटरनल ट्रेड को खरीदने बेचने की बात आती है तो क्वांटिटी की मात्रा के आधार पर, यानी गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी के आधार पर हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट होता है होलसेल ट्रेड जिसे कि थोक व्यापार कहते हैं, दूसरा होता है रिटेल ट्रेड जिसे कि फुटकर व्यापार कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे होलसेल ट्रेड के बारे में। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी। सबसे मेन जो पॉइंट है वो है इसकी लार्ज क्वांटिटी का होना। द होलसेलर्स बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल द गुड्स टू द रिटेलर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि होलसेल ट्रेड या थोक व्यापार में बड़ी मात्रा में गुड्स की और सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग की जाती है। इसमें होलसेलर या थोक व्यापारी के द्वारा मैन्युफैक्चरर से सीधे माल खरीदा जाता है और उसे वह रिटेलर या फुटकर व्यापारी को बेचता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी होगा कि यहाँ पर जिन्हें माल बेचा जाता है वे फुटकर व्यापारी होते हैं। यहाँ पर कंज्यूमर को डायरेक्ट माल का सेलिंग नहीं की जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक होलसेलर वन लाइन प्रोडक्ट का होता है, मतलब जो होलसेल का काम होता है वो किसी खास प्रोडक्ट के संबंध में ही किया जाता है। जितने भी बड़े व्यापारी होते हैं होलसेलर का काम जो करते हैं उनके द्वारा किसी खास आइटम का ही बाइंग और सेलिंग की जाती है। इसके लिए वो एक बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक रखता है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिटेलर को अवेलेबल कराता है। उसके द्वारा रिटेलर को क्रेडिट सेल की जाती है और वो खुद मैन्युफैक्चरर से कैश में परचेज करता है। तो इस प्रकार से मैन्युफैक्चरर को कैश अवेलेबल हो जाता है और रिटेलर को उधारी में पैसा माल मिल जाता है। उस माल को वो बेचने के बाद होलसेलर को पैसा चुका देता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिटेल ट्रेड के बारे में। रिटेल ट्रेड में जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि होलसेलर से रिटेलर के द्वारा माल को उधार खरीदा जाता है। ये माल खरीदते समय जो क्वांटिटी होती है वो कम संख्या में इसको खरीदा जाता है, लिटिल या स्मॉल क्वांटिटीज़ में इसको खरीदते हैं। यहाँ पर कंज्यूमर को जो माल बेचा जाता है वो कैश सेल की जाती है। रिटेलर कई प्रकार के होते हैं और उनको कई माल की वैरायटी रखना होती है, क्योंकि कंज्यूमर डायरेक्ट उसके पास में आता है और वो तमाम तरह की सामग्री उससे खरीदता है। जैसे कि हम जिन दुकानों से सामान खरीदते हैं अपने घर की ज़रूरत का, वे सारे के सारे व्यापारी रिटेलर हैं। आप देख सकते हैं, ने देखा होगा कि उनकी दुकान पर आपकी घर की आवश्यकता का समस्त वैरायटी का सामान अवेलेबल होता है। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि एक्सटर्नल ट्रेड को एक्सप्लेन किया गया है। एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में अभी हमने पढ़ा कि जब किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के बाहर, यानी एक देश से दूसरे देश के बीच सेलिंग और परचेसिंग की जाती है, तब ऐसी स्थिति में इसे एक्सटर्नल ट्रेड कहा जाता है। यहाँ पर ट्रेड में कम से कम दो कंट्रियाँ इन्वॉल्व होती हैं, जिनमें एक बाय करता है और दूसरा सेल करता है। यहाँ पर जो मार्केट है वो बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया भर के देशों के बीच में बाइंग और सेलिंग का कार्य किया जाता है। आज हमारे दुनिया के लगभग 200 कंट्रीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं।
इस WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होने के कारण उनके बीच में गुड्स और सर्विसेज के सेल परचेज के ऊपर किसी प्रकार की कोई रोक किसी भी देश की सरकार के द्वारा नहीं लगाई जा सकती है और उनको अपना माल किसी भी देश में बेचने की अनुमति होती है। इसलिए इसका जो एरिया है बहुत ही वाइड होता है, मार्केट बहुत ही वाइड है। कोई भी किसी भी देश में जाकर अपने गुड्स को सेल कर सकता है, किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर जब एक्सटर्नल ट्रेड होता है तो 3 प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। फर्स्ट है एक्सपोर्ट, सेकंड है इंपोर्ट और थर्ड है इंटरपोर्ट ट्रेड। तो हम फर्स्ट में एक्सपोर्ट ट्रेड की बात करेंगे। इसमें एक्सपोर्ट के दौरान हम अपनी कंट्री में बने हुए गुड्स को किसी फॉरेन कंट्री को सेल करते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया है, जो हमारा देश है, जो उसमें एक्सपोर्ट इंक्रीज करने से हमारे फॉरेन रिजर्व में इंक्रीज होती है। फॉरेन रिजर्व का मतलब है यहाँ पर कि फॉरेन करेंसी जैसे कि अमेरिका की करेंसी है डॉलर, जापान की है येन, ब्रिटेन की है पाउंड, इसी प्रकार से यूरो है यूरोपियन यूनियन की। इस प्रकार से हमें फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट के बदले में मिलती है। इस करेंसी का स्टॉक बड़ी मात्रा में होना जरूरी होता है जिससे कि हम हमारे इंपोर्ट के बिलों का पेमेंट करने की स्थिति में रहें। इसके बाद में आता है इंपोर्ट ट्रेड। इसमें हम किसी फॉरेन कंट्री में बने हुए गुड्स को अपने कंट्री के लिए बाय करते हैं, खरीदते हैं और इसके द्वारा हमारे देश में टेक्नोलॉजी या कैपिटल गुड्स को खरीदने पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिससे कि हमारे देश में कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने का कार्य करते हैं। कभी कभी कंज्यूमर गुड्स को भी डायरेक्टली खरीदा जाता है। इसके बाद में आता है इंटरपोर्ट। इसमें हम किसी एक देश में बने हुए गुड्स को खरीदकर उसे किसी थर्ड कंट्री को सेल कर देते हैं। इस प्रकार से इसमें हमारे देश में उस प्रोडक्ट का उपयोग नहीं किया जाता, तो इसलिए यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब दोनों इन्वॉल्व होता है तो उसे इंटरपोर्ट कहा जाता है। इसके बाद में आता है एड्स आर ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अभी हमने पढ़ा ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग करना। तो बाइंग और सेलिंग करने में जिन साधनों की मदद ली जाती है वे ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहलाते हैं। इनमें से सबसे पहला है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरर का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है वो कंट्री में किसी एक या 2-3 जगह पर हो सकता है और वहाँ पर बने हुए गुड्स को वो पूरी कंट्री में, वो पूरी दुनिया में बेचना चाहते हैं। तो ये कार्य करने के लिए उन्हें उस गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना होगा और उसमें कहाँ से कितने माल की रिक्वायरमेंट है, कहाँ कितना माल भेजा जाना चाहिए, इसके लिए कम्युनिकेशन की भी इम्पोर्टेंस होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेसमैन के लिए अपने गुड्स का, सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन करना जरूरी होता है और इसके लिए उनके द्वारा कई अलग अलग साधन उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट का भी उपयोग किया जाता है, रेल ट्रांसपोर्ट का भी उपयोग करते हैं, वाटर वेज का भी उपयोग किया जाता है, एयर ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ किया जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे कि चाय यानी कि टी का मेनली प्रोडक्शन जो होता है वो असम और दार्जिलिंग वगैरह में होता है, परंतु उनकी दुनिया के सभी भागों में उपयोग होता है, उनकी डिमांड है। तो इस कार्य को करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के बिना संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए हमारे बिजनेस को बढ़ाने में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का स्पेशल रोल होता है। अब हम यहाँ कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो ये कह सकते हैं कि यदि हमें ये न पता हो कि कहाँ पर माल की रिक्वायरमेंट है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ हमें माल को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। ये न पता हो कि कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है तो हम या तो कम भेज देंगे या फिर ज़्यादा भेज देंगे, जिससे कि हमको उतना लाभ नहीं हो पाएगा जितने की हम उम्मीद करते हैं। इसलिए प्रॉपर कम्युनिकेशन का भी इस विशेष महत्व होता है।
इसके बारे में हम देख सकते हैं। सेकंड है बैंकिंग एंड फाइनेंस। यहाँ पर बैंकों के द्वारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनके द्वारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम होता है लोन देना। इसके लिए वो क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं, लोन भी देते हैं। जब बैंक की बात करते हैं, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिफरेंस ये होता है कि बैंक कंज्यूमर से, उसके जो कस्टमर्स हैं उनसे डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं, जबकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कस्टमर से कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, वो केवल लोन देने का काम करते हैं। जबकि बैंक लोन भी देता है और डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है। ये दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है। तो इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बिजनेस की ज़रूरत के लिए उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है, लोन दिया जाता है। उनके पास में सेल के द्वारा या कस्टमर से माल की बेचने पर जो पैसा आता है उस पैसे को वो जमा कराने का कार्य करते हैं। यहाँ पर उनके द्वारा बैंकों की सहायता से चेक देना, बैंक ड्राफ्ट देना, बिलों की डिस्काउंटिंग कराने का कार्य भी कराया जाता है। तो इस प्रकार से बैंक फॉरेन करेंसी को कलेक्शन का कार्य भी करते हैं। और जब हमें इंपोर्ट बिल का पेमेंट करना हो फॉरेन करेंसी में, तो हमें फॉरेन करेंसी या फॉरेन रिजर्व भी अवेलेबल कराते हैं। इसके बाद में है इंश्योरेंस। तो हर बिजनेस में कुछ रिस्क होते हैं जिसमें कि नुकसान होने का खतरा होता है। तो इन रिस्क को बियर करने के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। इंश्योरेंस सर्विस के द्वारा हम अपने बिजनेस में होने वाले आग से संबंधित नुकसान, चोरी संबंधित नुकसान या एक्सीडेंट्स होने वाले नुकसान से बचने का प्रयास करते हैं। इसमें इंश्योरेंस कंपनी को हम एक फिक्स अमाउंट देकर उसके बदले में अपने गुड्स की सिक्योरिटी लेते हैं। यदि किसी प्रकार से डैमेज होता है तो हमें डैमेज के अमाउंट या इंश्योरेंस अमाउंट के बराबर पैसा मिल जाता है और इस प्रकार से हमारे बिजनेस को नुकसान से बचने की सहायता मिलती है। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग के द्वारा हमारे मैन्युफैक्चरर के द्वारा जितने भी क्वांटिटी में गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, उस प्रोड्यूस किए गए गुड्स को वेयर हाउस में रखा जाता है, जहां पर कि उनकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त होता है और वहां पर उन्हें आग से, पानी से, हवा से, ठंडी हवाओं से, गर्म हवाओं से सभी प्रकार से बचाकर रखने की व्यवस्थाएं की जाती हैं। इस प्रकार से हमारे वेयर हाउसेस बिजनेसमैन को माल रखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इस वेयर हाउसेस से माल को अलग अलग एरिया में ट्रांसपोर्ट करने के लिए फैसिलिटी मिलती है, जिससे कि हम अलग अलग जगह पे माल को पहुंचा सकें और रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। इसके बाद में आता है फिफ्थ पॉइंट, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के द्वारा हम लोगों की नॉलेज की बाधाओं को दूर करने का कार्य करते हैं। इसमें किस प्रोडक्ट का यूज़ किस कार्य में किया जाता है, इसकी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। उसका उपयोग करने से कौन कौन से लाभ होते हैं, इसकी जानकारी होती है। कीमत की जानकारी होती है, क्वालिटी की जानकारी होती है, क्वांटिटी की जानकारी होती है, कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, इनकी जानकारी इसमें दी जाती है। इस प्रकार से ये कंज्यूमर्स को नॉलेज देने का कार्य करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क refers to the probability of losses or inadequate profits due to uncertainties or unexpected events which are beyond control. In simple words, we can say business risk means a change of incurring losses or less profit than expected. यहाँ हम कह सकते हैं व्यवसाय के जोखिम यानी बिजनेस रिस्क, रिस्क को हिंदी में जोखिम कहा जाता है, जिसमें कि संभावना होती है नुकसान होने की, हो ही जाएगा ये नहीं कहा जा सकता। तो बिजनेस रिस्क से मतलब यहाँ हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि भविष्य में होने वाली संभावनाओं या दुर्घटनाओं या अनपेक्षित घटनाओं जिनकी होने की हम उम्मीद नहीं करते लेकिन हो सकती हैं, जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं, उनके कारण हमें बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ सकता है या हम जितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं उससे कम प्रॉफिट होने की संभावना होती है। तो इस स्थिति में इसे बिजनेस रिस्क कहा जाता है। ये रिस्क बिजनेस को नुकसान पहुंचाता है या उसके प्रॉफिट को कम करता है।
यहाँ पर बिजनेस रिस्क कई अलग अलग कारणों से हो सकता है, जैसे कि लोगों की पसंद बदल जाना, उनका टेस्ट चेंज हो जाना, उनके द्वारा फैशन को बदल देना, कंपीटिटर की पॉलिसी का बदल जाना। जैसे कि भारत में जियो कंपनी के आने से पहले आइडिया, एयरटेल, BSNL इस प्रकार से कई सारी कंपनियां कार्य कर रही थी। लगभग 21 कंपनीज इस सेक्टर में अवेलेबल थी, जिनके द्वारा कंट्री में अपनी सर्विसेज दी जा रही थी। लेकिन जियो कंपनी के आने के बाद उन्होंने जिस प्रकार की पॉलिसी अपनाई, फ्री डाटा और कॉलिंग देना शुरू किया, उसके चलते दूसरी कंपनियों को नुकसान होना शुरू हो गया और अब कई सारी कंपनी अपना कारोबार बंद कर चुकी हैं और केवल BSNL, आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल कंपनी ही मार्केट में रह गई है। तो इस प्रकार की स्थिति में दूसरों के कारण भी हमें नुकसान उठाने पड़ते हैं, तो ये भी बिजनेस रिस्क होता है। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। फर्स्ट है बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस रिस्क के पैदा होने का कारण होता है भविष्य की अनिश्चितताएं। आने वाले समय में फ्यूचर में कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, इनके बारे में कोई भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। ये संभावनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं? पहला है लोगों के द्वारा गुड्स की डिमांड में चेंज हो जाना, गवर्नमेंट के द्वारा अपनी पॉलिसी को बदल देना, टेक्नोलॉजी में बदलाव आ जाना, नई टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी हो जाना, रिसर्च के द्वारा इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं, जिसमें कि भविष्य में हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। सेकंड है रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। बिजनेस रिस्क की दूसरी विशेषता है इसमें रिस्क का इम्पॉर्टेंट प्ले होना। कोई भी बिजनेस हम करें उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं हो सकता है जिसमें कि किसी प्रकार का कोई रिस्क ही ना हो। हम ये नहीं कह सकते कि रिस्क सभी बिजनेस में एक समान होते हैं। बिजनेस के नेचर के हिसाब से अलग अलग बिजनेस में अलग अलग रिस्क पाया जाता है। किसी में रिस्क कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, लेकिन रिस्क किसी भी बिजनेस में ना हो ऐसा संभव नहीं है। थर्ड, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। यहाँ पर रिस्क की मात्रा उस बिजनेस के साइज और नेचर पर डिपेंड करती है, ये बताया गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं जो बिजनेस फैशन से रिलेटेड होते हैं उनमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे ही हम कोई मूवी देखते हैं या टीवी पर कोई सीरियल देखते हैं या एडवर्टाइजमेंट देखते हैं या किसी प्रोग्राम में किसी नए किस्म के कपड़ों को, ड्रेसेस को, फैशन स्टाइल्स को देखते हैं, तो हम उसी तरह की डिमांड करने लगते हैं और इस प्रकार की घटना अचानक से होती है। इसके कारण जो पुराना माल मार्केट में अवेलेबल था उसकी सेलिंग रुक जाती है, तो एक बड़े नुकसान का सामना हमें करना पड़ सकता है। इस प्रकार से दूसरे बिजनेस में, जैसे कि हम अगर अपने घर में देखें कि जैसे नमक होता है, सॉल्ट, हम टाटा नमक का उपयोग करते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्वमेंट कम है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि टाटा नमक की बजाय कोई और कंपनी आकर उससे अच्छी क्वालिटी उससे कम कीमत पर देना शुरू कर दे अगर, तो टाटा से जो नमक है उसकी सेल भी गिर जाएगी और उसका प्रॉफिट कम हो सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिजनेस के नेचर और बिजनेस के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना नुकसान का रिस्क रहेगा। जैसे कि कोई छोटी सी फैक्ट्री है, उसके द्वारा कोई गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है, अगर उसकी सेल गिर गई तो नुकसान कम क्वांटिटी में, कम अमाउंट का होगा। लेकिन एक बहुत बड़े पैमाने पे जो बिजनेस चलता है, जो मल्टी नेशनल हो, अगर उसमें इस प्रकार की सिचुएशन पैदा होगी तो जो नुकसान होगा उसका साइज भी बहुत ही बड़ा होता है। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा अपना बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए शुरू किया जाता है। इसमें रिस्क को उसे उठाना पड़ता है। जितना ज़्यादा वो रिस्क उठाता है उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। और यदि हम कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें कोई रिस्क ना हो तो फिर कोई प्रॉफिट भी अर्न नहीं हो सकता है। इसके लिए कहा गया है नो रिस्क नो गेन, लो रिस्क लो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। जितना रिस्क हम उठाएंगे
उतना ही हमें प्रॉफिट होने की संभावना होती है, लेकिन उसका अपोजिट भी उतना ही दिशा में होता है। तो जितना हम ऊपर जा सकते हैं उतने ही नीचे की दिशा में भी आ सकते हैं। अपवर्ड जितना हो सकता है उतना ही डाउनवर्ड भी हो सकता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं नेचर ऑफ रिस्क को समरी के रूप में दिखाया गया है कि ये अनसर्टेनिटी के कारण अराइज होता है। ये एक बिजनेस का एसेंशियल पार्ट है। बिजनेस में जो उसका नेचर या साइज है उसके ऊपर इसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है, और ये प्रॉफिट जो बिजनेस में हम कमाते हैं वो रिस्क बियर करने का रिवार्ड होता है। अब हम पढ़ेंगे कि किसी बिजनेस में कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, उनके क्या कारण होते हैं। तो कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस में जो रिस्क होते हैं उसमें सबसे पहला है नेचुरल कॉजेस। इस प्रकार के जो रिस्क हैं उन पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। ये नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक का आना, फ्लड आना, ड्राफ्ट आना, फेमाइन एट्सेट्रा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो रिस्क है इसमें मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता। नेचुरल कॉजेस से ये रिस्क पैदा होते हैं और उनका इफेक्ट हमें झेलना ही पड़ता है। इस प्रकार से हमें इस रिस्क के कारण हानि होना तय है और इससे किसी भी स्थिति में बचा नहीं जा सकता। केवल हम कोशिश करके इसे कम करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक आने पर जो घर पक्के होते हैं उनमें नुकसान होने के खतरा ज़्यादा होता है। इसीलिए जापान, जहाँ पे कि लगभग रोज अर्थक्वेक आते हैं, वहाँ पर घरों का डिजाइन अलग तरह का होता है। वहाँ पर लकड़ी के मकानों को बनाने की कोशिश की जाती है जिससे कि नुकसान होने पर उसकी मात्रा को कम रखा जा सके। इसके बाद में आते हैं ह्यूमन कॉजेस। ये रिस्क इंसानों के द्वारा की जाने वाली गलतियों से, कर्मचारियों के द्वारा की जाने वाली गलतियों से पैदा होते हैं। यदि किसी कर्मचारी के द्वारा जानबूझकर बिजनेस को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जाए तब ये उत्पन्न हो सकते हैं, या फिर किसी कर्मचारी के द्वारा की जाने वाली लापरवाहियों के कारण भी ये उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ पर किसी कर्मचारी के द्वारा, किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा अपने बिजनेस के सीक्रेट यदि हमारे कॉम्पिटिटर्स को दे दिए जाएं, या बिजनेस में किसी प्रकार का फ्रॉड या घोटाला कर दिया जाए, तो ये हमारे सामने आते हैं और इन्हें हम सजग रहकर बार बार उनकी जांच करके कर्मचारियों के कार्य पर निगरानी रखकर मशीनों को और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके लीकेज को रोकने के लिए उनकी मेंटेनेंस की जांच करके इसे कम करने का कार्य कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ की भी हमें समय समय पर निगरानी करते रहनी चाहिए। थर्ड है इसके बाद में इकोनॉमिक कॉजेस। दुनिया भर में जो स्थितियां होती हैं उनका हर देश पर, हर बिजनेस पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी देश के बीच दूसरे देश के साथ, जैसे भारत और चीन के बीच में अभी युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति में भारत सरकार के द्वारा भारत देश में जो चाइनीज ऐप चल रही थी उनमें से कुछ ऐप को बंद करने का आदेश दे दिया गया, उन पर बैन लगा दिया गया। इस प्रकार से उन कंपनियों के काम में बाधा पैदा हुई और उनकी जो अर्निंग थी वो रुक गई है। इस प्रकार की स्थितियां इकोनॉमिक कॉजेस में आती हैं। इसी प्रकार से दो अलग अलग देशों के बीच में युद्ध का छिड़ जाना, विवाद हो जाना, जिससे कि एक दूसरे देश के साथ में नफरत पैदा हो जाए, एक दूसरे पर रोक लगाना शुरू हो जाए, जैसे कि अमेरिका और चीन के बीच में इस वक्त चल रहा है। तो अमेरिका और चाइना इस प्रकार से एक दूसरे के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं जिससे कि दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इस प्रकार की सिचुएशन इकोनॉमिक कॉजेस होते हैं, जिसमें कि मार्केट में गुड्स की सप्लाई कम होने के कारण कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि अमेरिका और ईरान के बीच में विवाद के चलते ईरान से जो क्रूड ऑयल है उसकी सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, जिससे कि जो सप्लाई लाइन है उसमें कमी आई है, जिसके चलते दुनिया भर में पेट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि का देखने को मिली है। इसके बाद में हम देख सकते हैं फिजिकल कॉजेस होते हैं। यहाँ पर टेक्नोलॉजी में किसी प्रकार का बदलाव हो जाने के कारण हमारी मशीनों का आउटडेटेड हो जाना, जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी की अब जरूरत है उस प्रकार से हमारी मशीनों का काम न कर पाने के चलते, या हमारी मशीनों में खराबियों के चलते, मैकेनिकल डिफेक्ट के कारण
हम अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। इसके चलते हमारे कारखाने की मशीनों में एक्सीडेंट की संभावना होती है, जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ को इंजरीज हो सकती हैं, इनकी डेथ हो सकती है। इस प्रकार की सिचुएशन में हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसे कि जो बॉयलर होते हैं उनका फट जाना इस प्रकार के नुकसान को करा सकता है। जहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का काम होता है, वहाँ इस प्रकार के रिस्क अक्सर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी बिजनेस में होने वाले रिस्क किस किस प्रकार के होते हैं। तो इन्हें मूल रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है इंश्योरेबल रिस्क और सेकंड है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। तो ऐसे रिस्क जिनके लिए इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा रिस्क कवर किया जाता है उन्हें हम इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। इसमें इंश्योरेंस कराने के बाद में कंपनी के द्वारा कंपेंसेशन देने की व्यवस्था की जाती है। नेचुरल और फिजिकल रिस्क के लिए इंश्योरेंस किया जा सकता है। अभी हमने कॉजेस में पढ़ा कि कितने प्रकार के कॉजेस होते हैं, तो उसमें से जो नेचुरल और फिजिकल रिस्क हैं इनके लिए इंश्योरेंस किया जा सकता है। बिजनेसमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इसके लिए ले सकते हैं, जिससे कि फायर इंश्योरेंस अगर लेते हैं तो हमें आग से होने वाले किसी प्रकार के नुकसान की भरपाई की जा सकती है। इसी प्रकार से हम अलग अलग तरह के इंश्योरेंस लेकर अन्य तरह के नुकसान की भी रिकवरी कर सकते हैं। और सेकंड है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। इस प्रकार के रिस्क का किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा रिस्क कवर नहीं किया जाता है, इसलिए इन्हें नॉन इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। ये रिस्क इकोनॉमिक रिस्क और ह्यूमन रिस्क होते हैं। इसमें मनुष्य द्वारा की जाने वाली गलतियां, लापरवाही का कोई भी भुगतान नहीं करेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में बदलाव से जो नुकसान होता है उसका भी कोई कवरेज किसी बिजनेस के लिए इंश्योरेंस कंपनी नहीं करती। ये रिस्क बिजनेसमैन को स्वयं ही बियर करना पड़ेंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें बताया गया है। तो हमने यहाँ पढ़ा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था बिजनेस के, प्रोफेशन के और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा है कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के बारे में। इसके बाद हमने पढ़ा है बिजनेस को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में। इसके बाद हमने पढ़ा बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इसके बाद हमने बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है इसको पढ़ा। इसके बाद में हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ के क्लासिफिकेशन में इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में पढ़ा। इंडस्ट्री में हमने उसके टाइप्स पढ़े, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी या सर्विस सेक्टर आता है। इसके बाद हमने कॉमर्स के बारे में पढ़ा। कॉमर्स को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें ट्रेड और ट्रेड टू ऑक्सिलरी टू ट्रेड को इन्वॉल्व किया जाता है। ट्रेड कितने प्रकार के होते हैं हमने ये पढ़ा। इसमें इंटरनल और फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ा। इसके बाद में ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। और लास्ट में हमने पढ़ा है बिजनेस रिस्क के बारे में, बिजनेस रिस्क के नेचर के बारे में, उसके कॉजेस के बारे में पढ़ा। और लास्ट में हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। इस प्रकार से अब हम इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी उन सभी का अध्ययन कर चुके हैं। आप सभी इस वीडियो को देखकर बार बार रिवाइंड करके प्ले करके देख सकते हैं और इसमें दी गई बातों के आधार पर अपने कॉपी में नोट्स तैयार करने का कार्य करेंगे। थैंक यू।